हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है लेट एफ इक्वल्स टू, इस तरह से फॉर्म दे रखी है फंक्शन की, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर। आर इंटू आर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर हम फंक्शन को इस तरह से लिखें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इसमें जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा और जो कोड डोमेन है वो भी रियल नंबर होगा। इसके बाद डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, यानी इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें मालूम है जब हम पेयर की फॉर्म में लिखते हैं किसी फंक्शन के एलिमेंट्स को, जैसे एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पर ये क्या होता है? ये होती है रेंज और ये होता है डोमेन। तो ये आपको पहले से ही क्लियर है। तो यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा आपको। यानी हम अगर x की वैल्यू x रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू जिसे हम बोलते हैं y की वैल्यू, तो वो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं x की, तो यहाँ पर उसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है। इसके बाद अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो फंक्शन दे रखा है ये दे रखा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाली फॉर्म का, लेकिन एफ एक्स ऑलरेडी है तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा एच एक्स अपॉन जी एक्स। यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जी एक्स की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होती। अगर हम जी एक्स को 0 के इक्वल ले लेंगे तो ये जो पूरी टर्म है हमारी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो जी एक्स है जिसे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलते हैं ये 0 के इक्वल नहीं होगी, और वैसे भी ये होनी भी नहीं है। रीज़न क्या है? हम x की कोई सी भी वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो भी हम पुट करते हैं एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलेगी, और एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज निकलती हैं वो रेंज के उसमें आती हैं सेट में। अब हम करते क्या हैं, हमें मालूम है एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर जो होगा वो कम से कम उसकी वैल्यू 0 होती है। सबको मालूम है कोई भी स्क्वायर नंबर लेते हैं हम उसकी वैल्यू मिनिमम क्या होती है? 0 या 0 से ग्रेटर होगी। तो उसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर दोनों साइड में 1 ऐड कर लें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू होगी या तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें इन दोनों ही टर्म्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लिख लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कम से कम कितनी होगी? 0 होगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने अभी अभी देखा एक्स स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी 1। तो यहाँ पर 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। अब 0 के अलावा अगर हम कुछ भी पुट करते हैं इसमें तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो इस पर डिपेंड करता है। तो हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो कन्फर्म होगी कि 0 होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हमने 0 पुट करके देख लिया, तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या हम डायरेक्ट इसको हम f0 मानते हैं तो ये जगह 0 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 0। अब एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, जैसे x की वैल्यू माइनस का 1 पुट कर लेते हैं, तो f माइनस 1 जो होगा माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन ये जगह 1 प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 आ जाएगी। अगर इसके अलावा हम f की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 1 प्लस 4, यानी हो जाएगी 4 अपॉन 5। अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर लेते हैं, जैसे x की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, चलो तो f5 हो जाएगा, तो f5 की वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर यानी 25 अपॉन 1 प्लस 25, तो ये जाएगा 25 अपॉन 26। तो यहाँ पर हमें एक बात देखने को मिल रही है कि हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करें
जीरो को छोड़कर, चाहे हम नेगेटिव पुट करें चाहे पॉजिटिव पुट करें, उसकी जो वैल्यू आ रही है निकल के, फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा 1 से लेस देन है। तो यहाँ देखो 25/26 ये लेस देन है, 4/5 ये भी लेस देन है, और यहाँ पर हम देखते हैं f-1 यानी जो हम नेगेटिव रखा है उसमें भी हमें 1/2 मिल रहा है। ये तो बात हो गई इसकी। अब ये कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू पुट करें, फ्रैक्शन वाली जैसे कि 1/3 पुट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो 1/3 है वो भी तो रियल नंबर है। तो यानी x की वैल्यू हम इस बार क्या पुट करने वाले हैं, 1/3। जब हम x की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो f 1/3 लेते हैं, तो जगह 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/9 अपॉन 1 प्लस 1/9। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/9 डिवाइडेड बाई 10/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1/10, ये भी हमें 1 से स्मॉलर मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, है ना। तो और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0, यानी 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से स्मॉलर होगी। सो रेंज, यानी जो रेंज निकल के आएगी वो क्या आएगी, 0 लेकिन 1 से स्मॉलर है, इस तरह से लिखेंगे। और इसको हम, ये कॉन्सेप्ट है इसका रेंज का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं f और g, और ये कह रहा है कि वो है R2R, यानी हमें डोमेन रियल नंबर लेना है, को डोमेन है वो भी रियल नंबर लेना है। बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाई f(x) = x+1 और gx = 2x-3। फाइंड f+g, f-g एंड f/g। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। दोनों के दोनों रियल फंक्शंस हैं, क्यों x की रियल वैल्यूज के लिए वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम f+g की। तो f+g जो फंक्शंस हैं इसमें जो वेरिएबल दे रखा है हमारे पास x दे रखा है, तो हम क्या करते हैं इनके साथ में x वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास f(x) + gx। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। f(x) की वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो x+1 दे रखी है, प्लस gx की वैल्यू दे रखी है 2x-3। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x + x 3x, -3 + 1 -2, ये है f+g की वैल्यू। अब बात कर लेते हैं हम f-g की। इसके साथ भी हमें x वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा f(x) - gx। तो f(x) की वैल्यू हमारे पास दे रखी है x+1 माइनस, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2x - 3। सॉल्व करेंगे तो x+1 - 2x + 3, और हमारे पास आंसर हो जाएगा -x + 4। तो ये तो बात होगी हमारे पास f+g और f-g की। अब बात कर लेते हैं हम f/g की। तो f/g के लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा x, तो ये हो जाएगा f(x) / gx, और f(x) की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो दे रखी है x+1 / 3x - 2, ये हमारे पास f(x) / gx है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात को ध्यान रखना है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे हम बट 3x - 2 ≠ 0, यानी इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 2/3 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन हमें देनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो है f = 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3। पहले तो इस फंक्शन को ही हम समझ लेते हैं। फंक्शन जो दे रखा है वो z to z दे रखा है, इसका मतलब डोमेन हमें इंटीजर्स दे रखे हैं और जो को डोमेन है वो भी इंटीजर्स हैं। तो हमें मालूम है ये x की वैल्यू होती है, ये होती है f(x) की वैल्यू। जिसे हम x, y लिखते हैं ना, तो जो यहाँ पर y होता है वो f(x) की वैल्यू होती है। ये x की वैल्यू है, f(x) की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है तो f(x) की वैल्यू, ये x की वैल्यू है तो ये f(x) की वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम f1 फाइंड करते हैं, अगर f1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें f1 की वैल्यू 1 मिलेगी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास f(x) = ax + b है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो f1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, यानी f1 की वैल्यू 1 है। फंक्शन क्या हमारे पास ax + b, तो यहाँ हो जाएगा a × 1 + b = 1, यानी a + b = 1। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद अगर बाई चांस x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू 3 मिलेगी,
अगर हम 0 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1। तो हम इस वाले कोऑर्डिनेट को हम लेते हैं, ये जो एलिमेंट है हमें लेंगे। तो यहाँ पर f0 की जो वैल्यू मिलने वाली हमें -1 मिलेगी। यहाँ लिख सकते हैं when x = 0, यहाँ पे when x = 1। ये हो गया क्लियर। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें फंक्शन की वैल्यू -1 मिलेगी, तो f0 हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a × 0 + b = -1। तो ये ख़त्म हो जाएगा टर्म, तो b की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी -1। अब इस -1 को अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो a + b = 1, a - 1 = 1, 1 को उधर ले जाते हैं हम, तो इससे हमें a की वैल्यू 2 मिल जाती है। तो ये हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी हैं। आइए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो टेस्ट दे रखा है वो क्लास 12 से दे रखा है। यानी क्लास 12 में जो फर्स्ट वाला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन वाला, उसके रिलेशन वाले टॉपिक का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेकिन हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हम 11th क्लास के स्टैंडर्ड से ही करेंगे, ठीक है। तो समझने में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट R बी अ रिलेशन सच दैट R फ्रॉम n to n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर्स होंगे और जो कोडोमेन होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। इसके बाद रिलेशन को उसने डिफाइन इस तरह से कर रखा है कि a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n, यानी दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। उसके अलावा a = b² वाली कंडीशन उसने दे रखी है, यानी ये जो सेकंड नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे तब जाकर हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा, यानी a = b²। उसने ये कंडीशन दे रखी है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, ये जो 3 स्टेटमेंट्स है उसने दे रखे हैं, क्या ये ट्रू हैं, कंफर्म करवा रहा है। स्टेटमेंट्स क्या हैं, a, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं a, अगर वो दोनों एलिमेंट्स सेम हों तो क्या उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसके बाद इसे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि a, b बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये अगर हम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं a, b, अगर वो r को बिलोंग कर रहे हों इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो क्या अगर हम दोनों को रिवर्स कर दें, जैसे कि 2, 4 है, तो क्या 4, 2 भी इसको बिलोंग करता है, ठीक है ना, ये है। इसके बाद a, b बिलोंग्स टू r, यानी a, b r को बिलोंग कर रहा है, b, c r को बिलोंग कर रहा है, तो क्या a, c r को बिलोंग करेगा। तो इसने तो दे रखा है कि अगर a, b r को बिलोंग कर रहा है तो b, a r को बिलोंग करेगा। तो हमें तो क्या करना है, कंफर्म करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉर एवरी a, a बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन हमें चेक करनी है। a, b r को बिलोंग कर रहा है, b, c r को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब a, c भी r को बिलोंग करेगा। इसने तो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें कंफर्म करना है क्या ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या ये ट्रू हैं। अगर ट्रू हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ज़रा कंफर्म कर लेते हैं। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। और सॉल्यूशन हम देखें सबसे पहले वाले पार्ट का। पहले पार्ट में हमें जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि a, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का सिंबल होता है, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब समझ लिया आप। सबसे पहले a, का मतलब समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि दोनों जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ठीक है ना। और फॉर एवरी का मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए, हर नेचुरल नंबर कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो। तो सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं 1, 1 के लिए। 1, 1 बिलोंग्स टू r, चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, कंडीशन हमें दे रखी है a = b² वाली। तो 1 = 1², यानी 1 = 1, तो कंडीशन जो आ रही है वो ट्रू आ रही है। तो कंफर्म कर लेते हैं क्या 2, 2 भी r को बिलोंग करेगा। 2, 2 बिलोंग्स टू r, ये हमें चेक करना है। कैसे करेंगे, 2 = 2², इसका मतलब 2 = 4। क्या ये कंडीशन ट्रू है, मुझे तो नहीं लग रहा। 2 कभी भी 4 के इक्वल नहीं आता। जब 2 = 4 के इक्वल नहीं आता, कंडीशन इसमें क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। एक और चेक कर लेते हैं, 3, 3 कर लेते हैं, बिलोंग्स टू r, चेक करना है कि ये क्या इसको बिलोंग करेगा।
तो 2 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, इसका मतलब 2 इक्वल्स टू 9। तो क्या ये इक्वल हैं? मुझे तो नहीं लग रहा इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी हम हर नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं पाते। जब हर नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ऑल ओवर ये जो फंक्शन होगा वो रिलेशन जो होगा वो होगा फॉल्स। बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें जो दे रखा है कंडीशन वो ये है कि अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक है ना? ये कंडीशन हमें कंफर्म करनी है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? 4,2 बिलोंग्स टू आर। ज़रा चेक कर लेते हैं इसको। तो 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, यानी 4 की वैल्यू 4 की इक्वल है, यानी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अगली बार वो क्या कह रहा है? बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं। ये 4,2 था, तो हमने क्या कर लिया इसको इस बार 2,4 बना लिया। अब इसको चेक करना है क्या ये भी कंडीशन ट्रू होगी। देखते हैं। तो यहाँ पर 2 है, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, 2 इक्वल्स टू 16। मुझे तो नहीं लग रहा है कंडीशन ट्रू है। दोबारा देख लेते हैं एक बार और। ये कह रहा है कि अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। तो हमने क्या किया, 4,2 का एक एग्जाम्पल ले लिया। तो 4,2 क्या हो रहा है? 4 इक्वल्स टू 4 मिल रहा है हमें इससे, यानी कंडीशन ट्रू है। लेकिन जैसे ही इसको हम रिवर्स करते हैं तो ये मिलता है 2 इक्वल्स टू 16, जो कि कंडीशन बिल्कुल फॉल्स है, यानी ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हर नेचुरल नंबर के लिए अगर हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं नेचुरल नंबर्स में से, उनके पेयर को रिवर्स कर देते हैं तो हमें कंडीशन फॉल्स मिल जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है उसने, अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कोमा ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक है ना? तो ये कंडीशन हमें कंफर्म करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम एक पेयर ले लेते हैं 16,4 बिलोंग्स टू आर, और इसको हमें चेक करना है। अब कैसे चेक करने हैं? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ रखना ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 4, तो ये जगह 16 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, यानी 16 इक्वल्स टू 16। कंडीशन यहाँ पे ट्रू है फिलहाल इसके लिए। एक और पेयर बना लेते हैं 4,2 बिलोंग्स टू आर, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये जगह 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, यानी 4 इक्वल्स टू 4। ये भी कंडीशन हमें ट्रू मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं हम ए कोमा सी के लिए। अब ए कोमा सी कौन सा वाला होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये ए कोमा बी है, ये बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी का जो पेयर बनेगा हमारा 16,2 का बनेगा। तो यहाँ पर 16,2 क्या आर को बिलोंग करेगा, ये और हमें कंफर्म करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाती तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 16 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 16 इक्वल्स टू 4, जो कि इम्पॉसिबल है, यानी ये जो कंडीशन है वो क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये हो गया फॉल्स। और स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए जो तीनों कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए, जिनमें से एक कंडीशन फॉल्स आ रही है। तो ऑल ओवर ये जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है उसका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो मैं समझता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है ईजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दे रखा है कि लेट ए इक्वल्स टू, ये सेट दे रखा है हमें, एक सेट बी दे रखा है, एफ जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है ए टू बी। एफ जो फंक्शन है हो सकता है ये फंक्शन हो सकता है रिलेशन हो, हमें नहीं मालूम, क्योंकि जो पार्ट्स उसने बना रखे हैं वो इस तरह से बना रखे हैं। क्वेश्चन में खुद ही पूछ रहा है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो एफ जो होगा वो रिलेशन होगा ए टू बी। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी जो एफ है वो फंक्शन होगा ए टू बी, तो ये हमें कंफर्म करना है। तो हम नहीं कह सकते कि ये फंक्शन है कि रिलेशन है। अब इसके बाद यहाँ पर उसने दे रखा है 1,5, 2,9, 3,1 और 4,5 और 2,11। ये कंडीशन उसने दे रखी है, यानी 1 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन 9 से है, 3 का रिलेशन 1 से है और 4 का रिलेशन 5 से है, 2 का रिलेशन यहाँ पर
बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन इसके अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ में आ जाएंगे। तो हमारे पास ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब वो कह रहा है कि f इक्वल्स टू 1,5, 2,9, 3,1, 4,5 और 2,11, ये इसमें पेयर वाइज एलिमेंट्स दे रखे हैं। एक सेट दे रखा है f जो है, ठीक है, और ये जो f सेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, ठीक है। आर द फॉलोइंग ट्रू, यह कंडीशंस ट्रू हैं। अब कंडीशंस क्या दे रखे हैं जरा उसी समझ लेते हैं। f इज अ रिलेशन, क्या f रिलेशन होगा a to b, ये कंफर्म करना है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है हमें। दूसरा, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, क्या f जो हमें सेट दे रखा है पेयर वाइज एलिमेंट्स का, क्या वो फंक्शन है a to b में। जस्टिफाई करना है हमें आंसर्स को, जो हम आंसर्स देंगे उसको जस्टिफाई करना है। तो मैं आप लोगों को इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। वो सिंपल तरीका क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ए और बी दो सेट जो दे रखे हैं उनका वेन डायग्राम बना लो। तो यहाँ पर जो दे रखा है 1 2 3, 1 2 3 और 4, इसमें जो दे रखा है 1 5 9, 1 5 9 11 15 और इसके बाद में है 16। सबसे बढ़िया तरीका इसे समझने का, तो यहाँ पर 1 का रिलेशन है 5 के साथ, 1 को 5 से कनेक्ट कर लो, ये हो गया। 2 को हमें 9 से कनेक्ट करना है, 2 को 9 से कनेक्ट कर दिया हमने। 3 को 1 से कर दिया, चलो 3 से 1 हो जाएगा। इसके बाद 4 को 5 से करना है, तो 4 को हमने 5 से कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद 2 को करना है हमें 11 से, 2 को करना है हमें 11 से। ये हमारे पास इसकी मैपिंग हो गई, यानी वेन डायग्राम का जो ये जो दे रखा होता है पूरा सिस्टम, उसको हम मैपिंग कहते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया। क्या पूछ रहा है, f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a to b, क्या ये जो f दे रखा है वो रिलेशन है या नहीं है। तो ज़रा हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, यानी सबका रिलेशन है। 1 का 5 से है, 2 का 9 और 11 से है, 3 का 1 से है, 4 का 5 से है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो हमें सेट दे रखा है पेयर वाइज एलिमेंट्स का, तो ये रिलेशन होगा। तो इसमें लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सो f इज़ अ रिलेशन। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या जो f रिलेशन दे रखा है, ये तो कंफर्म हो गया रिलेशन है, तो क्या ये जो f रिलेशन दे रखा है वो फंक्शन है। क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि फंक्शन है, तो ये जो कंडीशन है वो तो ट्रू आ रही है, यानी रिलेशन तो ये तो कंफर्म हो गया। अब फंक्शन है, ये कह रहा है कि फंक्शन है, हमें कंफर्म करना है। अगर फंक्शन आता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वरना फॉल्स हो जाएगी। देखिए चैप्टर का एंड चल रहा है, तो चैप्टर के एंड होते होते आप लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा कि कौन से वाले रिलेशंस फंक्शंस होते हैं। हमने 2 कंडीशंस बताई थी। 2 कंडीशन ये थी कि ए वाले सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए, यानी हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज इसमें होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर ए वाले सेट में, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा दूसरी वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन क्या थी, इसके हर एलिमेंट की इमेज इसमें होनी चाहिए, जो कि है 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, सबकी इमेज है। लेकिन कंडीशन ये भी है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी 2 इमेजेस हैं। कौन सी हैं, 9 और 11, यानी एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस हैं। जब एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज होती है तो वो जो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ f जो होगा रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फॉल्स। तो मैं समझता हूँ आप लोगों के ये वाला क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा।
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लॉजिकली थोड़ी से टिपिकल पड़ते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है हमारे पास मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में क्या जरा देख लेते हैं। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, यानी हमारे पास एक एफ सबसेट दे रखा है, वो जेड क्रॉस जेड का सबसेट है, और जेड क्रॉस जेड का मतलब हो गया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, किसका, इंटीजर्स का। और f को डिफाइंड उसने कर रखा है f इक्वल्स टू a इंटू बी कॉमा ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, a और b हमारे पास दो जो इंटीजर्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की फॉर्म दे रखी है, ये दे रखी है सम की फॉर्म, यानी ये प्रोडक्ट है और ये है सम, दोनों इंटीजर्स का। वो क्या कह रहा है, इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, क्या ये जो f दे रखा है ये फंक्शन होगा z टू z में। जस्टिफाई और आंसर, हमें इसको जस्टिफाई करना है। अब कैसे करेंगे जरा समझ लीजिए इसको। देखिए, लेट 2,4 बिलोंग्स टू r, तो हमने देखा 2,4 r को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम a इंटू बी फाइंड कर लेते हैं। तो a इंटू बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8। इसके बाद हम फाइंड करते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी फाइंड करेंगे तो 2 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 6। क्लियर हो गया यहाँ तक। यानी हमारे पास दो एलिमेंट से a कॉमा बी जिनका प्रोडक्ट दे रखा है 8 और सम दे रखा है 6, तो इसका जो हमारा पेयर बनता है वो बन जाता है 8,6, जो किसको बिलोंग करेगा, f को बिलोंग करेगा। यानी 8,6, जो 2,4 है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी इंटीजर यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, हालांकि ये रियल नंबर्स भी हैं लेकिन हमें जो लेने वो इंटीजर्स लेने। क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके बाद एक पेयर और ले लेते हैं -2, -4, ये दोनों के दोनों भी z को बिलोंग करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब a इंटू बी, यानी -2 इंटू -4, और इसका आंसर आ जाएगा 8। इसके अलावा अगर हम इनका सम निकालते हैं तो a प्लस बी, तो -2 प्लस -4 आंसर आ जाएगा -6। तो हमने देखा इसका जो पेयर बना हमारा वो बना 8, -6, जो कि किसको बिलोंग करेगा, वो f को बिलोंग करेगा। किसके अकॉर्डिंग, जो उसने रिलेशन दे रखा है। यानी जो पेयर है ना हमारा वो a इंटू बी कॉमा ए प्लस बी, ये वाली फॉर्म है ये। यानी ये जो दे रखा है ये प्रोडक्ट है, ये है सम, ये प्रोडक्ट है, ये है सम। अब हम यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं, वो क्या है, ये 8 है और ये 6 यहाँ पे आएगा, ये 8 है, ये -6 आएगा। तो हमने देखा 8 जो है वो अकेला एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट से रिलेटेड है, तो यानी एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं। और हमें ये भी मालूम है कि जब एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेजेस होती हैं तो उस कंडीशन में जो रिलेशन दे रखा होता है वो रिलेशन तो होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि f जो होगा वो रिलेशन तो होगा z टू z में, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। आइए एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन से थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी आप लोगों की। वो क्या है, लेट a इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12, 13, यानी a वाले सेट में हमारे पास इस तरह के 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं। एंड लेट f इज अ सेट f इज़ फ्रॉम a टू n, यानी यहाँ पर जो डोमेन लेना है हमें क्या लेना है, a वाले सेट में से, और जो को डोमेन लेना है वो लेना है हमें नेचुरल नंबर से। इसके बाद बी डिफाइंड बाई fn इक्वल्स टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा उसका हमें सेट बनाना है। इसके अलावा फाइंड द रेंज ऑफ f, यानी f की हमें रेंज लिखनी है। तो हमारे पास जो नंबर्स दे रखे हैं, मैं आपको सॉल्यूशन में थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो 9 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये जगह 3 इंटू 3, 10 को करते हैं तो 2 इंटू 5, 11 को करते हैं तो इसका तो 11 ही रहेगा, या 1 इंटू 11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 को करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और उसके बाद में अगर हम 13 को करते हैं तो ये जगह 1 इंटू 13। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास जो f दे रखा है रिलेशन वो a टू n है, a टू n, ठीक है ना। b डिफाइंड बाई fn इक्वल्स टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो हमारे पास ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं
उन सब का क्या लेना हमें, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। यहाँ पे दोनों के दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 हैं, तो इसमें से 3 ले सकते हैं। यहाँ पे 2 और 5 दे रखे हैं, तो यहाँ पे 5 ले सकते हैं। इसमें हमें 11 लेना है, इसमें 3 लेना है और इसमें लेना है 13। तो यहाँ पर f जो हमारा बनता है वो देख लेते हैं। अगर हम 9 लेते हैं तो 9 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो 9,3 इसका ये पेयर बन जाएगा। अगर हम 10 लेते हैं, 10 का हाईएस्ट फैक्टर बन जाता है 5, 11 का बन जाता है हमारे पास 11, 12 का बन जाता है 3 और 13 का बन जाता है 13। ये हमारे पास f डिफाइंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या कर रहा है, इस f की रेंज फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है कि जो पेयर वाइज एलिमेंट्स मिलते हैं उन सब में जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है उन सब के सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। यानी इसमें जो रेंज आ जाएगी हमारी वो हो जाएगी 3, 5, 11, इसके बाद 3 यहाँ पे आ चुका है, इसके बाद 13, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इस वीडियो के साथ में इस चैप्टर का एंड हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हम जो बताने वाले हैं, मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो फंक्शंस के ग्राफ होंगे, तो ग्राफ से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो ग्राफ का ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ग्राफ के वीडियो के साथ।